मुगल काल के अंदर अपन जो सबसे पहले पढ़ रहे थे वो व्यक्ति है बाबर। बाबर का कार्यकाल जो रहता है भारत के अंदर वो रहता है 1526 से लेकर के 1530। ठीक है। इनका जो जन्म होता है वो होता है 14 फरवरी 1483 को। कहां पे होता है, जन्म स्थान क्या है, कल बता दिया था वैसे मैंने। फरगना प्रांत का अंदीजान, फरगना फरगना प्रांत के अंदीजान, ये वर्तमान में कहां है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, वर्तमान में कहां पे है। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, यानी कि ये मिर्जा हुआ करते थे। और ये किसके वंश से थे, तैमूर के वंश से। ठीक है। इनकी जो माता थी वो कौन थी, कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम किसकी थी, चंगेज खां के वंश की। इधर देखो, कुतलुग निगार खानम कहां की थी, तो चंगेज खां के वंश से थी। उमर शेख मिर्जा कहां से था, तो तैमूर के वंश से था। ठीक है। बाबर जो था, बाबर ने एक उपाधि धारण करी थी। उपाधि क्या धारण करी है, तो उपाधि इसने धारण करी थी बादशाह या पादशाह की, बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण करी। ठीक है। यानी कि इससे पहले अपन ने दिल्ली सल्तनत काल के अंदर देखा था कि वो सुल्तान कहा करते थे अपने आप को। ठीक है। लेकिन अब से मुगलों के अंदर अपन जिसको सुल्तान वाली जो पोस्ट है वो सुल्तान नहीं है, अब वो क्या है, बादशाह। इसलिए अपन देखते हैं बादशाह बाबर, बादशाह अकबर, बादशाह औरंगजेब, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, कहते कि नहीं कहते। तो ये बादशाह बने हैं, क्या है, बादशाह की। बादशाह की उपाधि धारण करने से पहले इनके पास में मिर्जा की उपाधि हुआ करती थी, तो इन्होंने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया है, मिर्जा की उपाधि को त्यागा। ठीक है। यानी कि इनके पास पहले उपाधि कौन सी हुआ करती थी, मिर्जा की। देखो इनके पिता है उमर शेख मिर्जा, तो इस मिर्जा की उपाधि को त्याग करके इन्होंने नई उपाधि धारण करी है, बादशाह। इसके अलावा इन्होंने एक उपाधि और धारण करी थी, वो थी गाजी। ठीक है। गाजी का अर्थ सबको पता है, पीछे लिखा रखा है। तो इससे पहले गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, या गाजी मलिक भी अपन उसको बोलते हैं। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक जो था उसने गाजी की उपाधि धारण करी है। उसके बाद अब बाबर आया है, बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण करी है। लेकिन बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण करी है ये खानवा के युद्ध के पश्चात करी है। कब करी है, खानवा के, जो राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ता है ना, उस युद्ध के पश्चात। ठीक है। क्लियर है क्या, जो गाजी की उपाधि कब धारण करी है, खानवा के युद्ध के पश्चात। और जो बादशाह या पादशाह की जो उपाधि धारण करी है ये काबुल विजय के उपरांत करी है। ये कब करी है, काबुल विजय के, यानी कि जब ये काबुल में जीत जाता है 1504 में। काबुल विजय कब होती है, 1504 में। उसके बाद में 1506 के आसपास में ये बादशाह की उपाधि धारण करता है और मिर्जा की उपाधि को त्याग करता है। 1508 में इसके बेटा होता है हुमायूं, कहां पे, काबुल के अंदर ही होता है। हुमायूं का जन्म कब का है, 1508 का है, कहां पे है, काबुल के अंदर है। क्लियर है क्या, उपाधि क्लियर हो गई, जन्म पिता माता क्लियर हो गया। इसके अलावा और बातें करें तो जो बाबर था, बाबर ने मुंबई, बाबर को अपन कहते हैं मुंबई यान पद्य शैली का जनक, मुंबई यान पद्य शैली का जनक। एक उपाधि और थी इनकी, लिख लो, कलंदर की। क्या थी, कलंदर। कलंदर क्यों कहा गया था, क्योंकि जब ये पानीपत का युद्ध जीत करके दिल्ली और आगरा में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद में देखते हैं कि यहां पे बहुत खजाना था। तो इतना पैसा देख करके काबुल के अंदर गरीबों का जीवन यापन कर रहा था, तो इसने वो जो धन था, हालांकि जो दिल्ली के अंदर जो धन था वो ग्वालियर से लूट करके लाया गया था लोदियों के द्वारा, तो वहां का जो धन था उसको इसने अपने अमीर सरदारों के अंदर और काबुल की जो जनता थी उसके अंदर बंटवाया था। काबुल की जनता के अंदर सिक्के बंटवाए थे। क्या बंटवाए थे, सिक्के, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कलंदर। ठीक है। क्लियर है। तो बादशाह, गाजी और कलंदर की जो उपाधि है वो किसकी है, बाबर की है। बाबर को मुंबई यान पद्य शैली का जनक कहा जाता है और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी और इनकी जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम आता है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, कौन सी, तुजुक ए बाबरी। अगर आपसे पूछ ले ये तुजुक ए बाबरी जो इनकी आत्मकथा है ये किस भाषा के अंदर लिखी हुई है, अगर आपसे पूछ ले भाषा कौन सी है, तो चगताई भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में है, चगताई भाषा। और ये चगताई जो भाषा है ये तुर्की की है, इसीलिए इसको अपन तुर्की भाषा भी कह सकते हैं। ठीक है। चगताई या तुर्की भाषा के अंदर लिखी हुई है। पुस्तक का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी है।
और इसके अंदर इन्होंने कौन सी शैली का इस्तेमाल किया है? मुंबईयान पद्य शैली का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? तो मुंबईयान पद्य शैली का जनक कौन है? बाबर है। इनकी आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, जो कि कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा में है। तुर्की में भी कौन सी भाषा है? चगताई भाषा। ठीक है। बात करें इनकी जो ये आत्मकथा थी, इसका फारसी के अंदर अनुवाद करवाया जाता है, फारसी में अनुवाद। ठीक है, बाबरनामा के रूप में। किसके रूप में? बाबरनामा। जो बाबरनामा है, ये जो फारसी के अंदर अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? जो आप रहीम दास जी के जो दोहे पढ़ते हो वही है। अकबर के नवरत्नों में शामिल है। और बैराम खां नाम सुना हो अगर आप लोगों ने, अकबर का जो अंगरक्षक था उसी का बेटा है। ठीक है। बैराम खां की मृत्यु के बाद में इसका लालन पालन जो करने वाला व्यक्ति था वो अकबर था। ठीक है क्या? यानी कि अकबर के नवरत्नों में शामिल है, इसका लालन पालन अकबर ने किया है। बेटा किसका है? बैराम खां का है। ठीक है, क्लियर है? तो बाबरनामा तुजुक ए बाबरी का ही फारसी भाषा के अंदर अनुवाद है, जो करने वाला कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। क्लियर है? और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। इनको बगीचे वगैरह लगवाने का काफी शौक हुआ करता था। ठीक है, तो इन्होंने आगरा के अंदर एक बगीचे का निर्माण करवाया था जिसे कहा जाता है नूर ए अफगान, या इस नूर ए अफगान जो है इसी को आराम बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराम बाग। ठीक है, नूर ए अफगान को क्या कहा जाता है? आराम बाग कहा जाता है। और जो कि ये कहां पे पड़ता है? आगरा में है। क्या है ये? बगीचा है। इसका निर्माण किसने करवाया है? बाबर ने। और बाबर की जो बाद में मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में, तो उस समय पे इसी के अंदर इसको दफनाया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा ये थी कि मेरे को काबुल के अंदर दफनाया जाए, क्योंकि काबुल से ही मेरा सब कुछ मिला है। सबसे पहले मैंने कहा था जब इसके पास में कोई भी बसेरा नहीं था, समरकंद भी इसके हाथ से चला जाता है, फरगना भी इसके हाथ से चला जाता है, तो उस समय पे ये दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। तो उस समय पे इसको जो एक ठिकाना मिलता है वो काबुल है। काबुल के अंदर 1504 में ये कब्जा करता है, और 1504 से लेकर के भारत में तो 1526 में आया है। ठीक है, तो तब तक कहां पे रहता है? काबुल के अंदर ही रहता है। ठीक है, इसीलिए काबुल से इसका विशेष लगाव था। इसीलिए कहता है कि जो मेरी कब्र है उसको कहां पे बनवाना? काबुल में। तो पहले इसको आगरा में दफनाया जाता है, फिर वहां से उठा करके इसको काबुल में दफनाया जाता है। तो इसकी दो जगह पे कब्र है, एक तो यहां और एक काबुल में। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके बारे में। और तो इन्होंने एक सिक्का चलाया था बाबरी नाम का। क्या चलाया था? बाबरी नामक सिक्के चलाए। ठीक है, इसके अलावा एक माप भी चलाई थी जिसे गज ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। गज ए बाबरी नामक माप भी चलाई थी। ठीक है, यहीं पे आराम बाग के अंदर लिख लेना, यहीं पे कब्र है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 26 दिसंबर 1530 में। ठीक है, इसकी जो कब्र है बाद में इसको पहले तो कहां पे थी? आराम बाग में, और फिर बाद में कहां पे बनी? काबुल के अंदर। दो कब्र है। ठीक है, क्लियर है? तो ये पहले फैक्ट लिखो, फिर आगे की बातें करते हैं। ये लिख लिया था क्या पीछे वाला? लिखो तो लिखो। ये तो कल ही लिखवा दिया था शायद, है ना? ये इतना सही तो था, लिख लिया होगा ये तो। हाँ लिखो तो लिखो। लिख लेने दो। कर दे आगे। हो गया? अभी लिखने दो। सुनील चौधरी, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून भैया। 26 दिसंबर 1530 जो बाबर की मृत्यु होती है ना, तो बाबर के एक बेटा होता है हुमायूं। हालांकि चार बेटे होते हैं, पर अपन बात करें बड़े बेटे की, हुमायूं की। तो हुमायूं बीमार हो जाता है, तो बाबर दुआ मांगता है अल्लाह से कि हे ईश्वर, मेरी उम्र इसको लग जाए, इसको सही कर दे, चाहे भले से मेरे को उठा ले। तो ऐसा कहते हैं कि इसकी उस समय पे जो वाणी थी उसके ऊपर माता सरस्वती बैठ गई। जैसे जैसे हुमायूं सही होता गया वैसे वैसे ये बीमार होता गया। हुमायूं के पूर्ण रूप से सही होने पे ये मर जाता है। दुआ मांगी थी लेकिन सरस्वती तो जवान पे बैठती है। जो कुछ भी है मतलब कुल मिलाकर के ऐसी बात आती है।
ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाबर को जो इब्राहिम लोदी था उसकी जो मां थी उसने धीरे धीरे जहर दिया था, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिख लिया क्या? ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं थोड़े से बाबर के सैन्य अभियानों की। सैन्य अभियान, इधर देखना, सैन्य अभियानों में अपन का जो पहले नंबर पे आता है वो आता है बाजोर एवं भेरा पर आक्रमण। बाजोर एवं भेरा पे जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1518-19। 1518-19। यहां पे बाजोर और भेरा के अंदर कौन था? तो यूसुफ जाई कबीले के विरुद्ध, यूसुफ जाई कबीले के विरुद्ध। ठीक है, यूसुफ जाई कबीले के विरुद्ध होता है बाजोर और भेरा के ऊपर आक्रमण, और सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल, ठीक है, वो यहीं पे होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर की अपन बात करते हैं तो आता है आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध ये कब होता है? ये होता है 21 अप्रैल 1526 में होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526। किस किस के मध्य होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। इसके अंदर विजेता कौन रहता है? बाबर। खासियत क्या है? किसी बड़े युद्ध के मैदान में भारत में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर किसी मैदान के अंदर लड़े जाने वाले बड़े युद्ध की अपन बातें कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया गया है वो इसी युद्ध के अंदर किया गया है। ठीक है, बाबर के जो तोपची थे वो अली और मुस्तफा, दो व्यक्ति थे। बाबर के जो तोपची हैं वो कौन है? अली और मुस्तफा। ठीक है, बाबर ने इसके अंदर, इधर सुनना, एक छल नीति का इस्तेमाल किया था। कौन सी थी वो? एक छल नीति का इस्तेमाल किया था पानीपत के युद्ध के अंदर। नहीं पता किसी को? तुलगामा युद्ध पद्धति, तुलगामा युद्ध पद्धति, इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, और ये जो तुलगामा युद्ध नीति थी इसको इसने उज्बेकों से सीखा था। उज्बेकों से सीखा, यानी कि जो समरकंद में ये हारता था ना, वो इन उज्बेकों से हारता था। समरकंद के ऊपर जब अटैक करता था तो उज्बेक इसको हराया करते थे। वो जो उज्बेक जिस पद्धति का इस्तेमाल करते थे वो थी तुलगामा युद्ध पद्धति। तुलगामा युद्ध पद्धति एक छल नीति है। इसके अंदर सामने वाली जो शत्रु सेना है उसको चारों तरफ से घेर कर धोखे से अटैक किया जाता है। रात के समय पे भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी ने जिसका इस्तेमाल किया था वो हाथियों का ज्यादा किया था, और जो बाबर था उसने घुड़सवार और तोपचियों की मदद से इस युद्ध को जीता था। ठीक है, यानी कि जो बाबर है उसने ये दर्शा दिया कि हाथी होने से कुछ नहीं होता है, आपके पास में यदि कुशल घुड़सवार है और यदि आपके पास तोप खाना है तो भी आप बड़े युद्ध को जीत सकते हो। ठीक है, तो पानीपत का ये युद्ध है इब्राहिम लोदी और किस किस के मध्य है? बाबर के मध्य में। ठीक है, इब्राहिम लोदी की यहां पे हो जाती है मृत्यु, और युद्ध के अंदर मरने वाला भी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है। ठीक है, पानीपत का युद्ध क्लियर है। छल नीति का इस्तेमाल किया है, कौन सी है? तुलगामा युद्ध पद्धति, जिसको इसने किससे सीखा था? उज्बेकों से सीखा था। ठीक है, तोप सजाने की भी एक पद्धति थी, उसको कहते थे रूमी पद्धति। रूमी पद्धति, ठीक है, रूमी पद्धति क्या है? तोप सजाने की पद्धति है। तोप सजाने का मतलब क्या है? तोप को इस तरीके से रखना ताकि ज्यादा इसके ऊपर कोई और कब्जा ना कर पाए और आप ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर कर सको। तो ये इसके आगे क्या करता था? गड्ढा खुदवा दिया करता था, जिसको ऐसे पत्तियों से भर दिया करता था ताकि कोई भी आए तो उस गड्ढे में गिर जाए। ठीक है ना, इसकी तोपों के ऊपर कब्जा नहीं हो पाए, और दोनों तरफ घुड़सवारों वाली सेना को रखता था, बीच के अंदर इसको रखता था, इसीलिए इसको रूमी पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो ये पानीपत का युद्ध है। पानीपत के युद्ध होने के बाद में, ठीक है, इसके पास में जो सबसे बड़ा, इसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो राणा सांगा के रूप में है। किसके रूप में है? राणा सांगा के रूप में। ठीक है, राणा सांगा के साथ में युद्ध होने से पहले एक छोटा सा युद्ध और होता है जिसे इतिहास में बयाना के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बयाना का जो युद्ध होता है
वो ये तो हुआ था 1526 में, वो होता है फरवरी 1527 में। कब होता है? फरवरी 1527 के अंदर होता है, जिसके अंदर कब्जा कर लिया जाता है बयाना के दुर्ग के ऊपर, किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। तो फिर राणा सांगा जाकर के उसको छुड़वाता है, ठीक है। यानी कि बयाना का जो युद्ध था उसमें मुगलों ने अधीन कर लिया था बयाना को पहले, फिर उसको वापस से छुड़वाने का काम कौन करता है? राणा सांगा। और इसमें राणा सांगा जीतता है, ठीक है। सुनना गौर से। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर का बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब होता है? तो फरवरी 1527 के अंदर होता है, ठीक है। क्या? हाँ, 11 से 17 फरवरी, ठीक है। बयाना का युद्ध फरवरी 1527 का है। किस किस के मध्य होगा? तो एक तरफ तो कौन है? राणा सांगा है, राणा सांगा वर्सेज, इसकी तरफ जो है वो बाबर इस युद्ध में नहीं आता है, ठीक है। बाबर इस युद्ध में नहीं आता है। बाबर की तरफ से जो व्यक्ति थे वो थे इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो था वो बाबर का जीजा था, ठीक है। मेहंदी ख्वाजा कौन था? बाबर का जीजा जी, ठीक है ना, बहनों ही था। राणा सांगा इस युद्ध के अंदर क्या होता है? विजेता होता है। इस युद्ध का विजेता कौन है? राणा सांगा होता है। और बाबर की सेना में खौफ पैदा हो जाता है। इधर सुनना, यानी कि देखना, एक बाबर जो है उस साइड से आ रहा है किसी अन्य देश के अंदर, किसी दूसरे देश के अंदर आ रहा है। उसके लिए तो ये नया देश है, यहाँ के लोग जो नए लोग हैं उसको यहाँ के लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है अभी। तो वो देखता है पहले बयाना का जो कब्जा करता है, उस समय पे नॉर्मली कब्जा होता है, उस समय राणा सांगा नहीं होता है यहाँ पे। राणा सांगा को जैसे ही पता लगता है कि बयाना के ऊपर कब्जा कर लिया है मुगलों ने, तो राणा सांगा अपनी सेना के साथ में आता है और इनको बहुत बुरी तरीके से मार मारता है, ठीक है। इतना बुरी तरीके से मारता है कि जो बाबर की सेना थी उसके अंदर क्या हो जाता है? खौफ पैदा हो जाता है कि यार भाई साहब ये तो बहुत बुरा मारते हैं यहाँ के राजपूत तो, ठीक है। मतलब इतना खतरनाक मारते हैं भैया, छोड़ते ही नहीं है, उनकी आंखों में ऐसा खून उतर जाता है, बहुत कत्लेआम करते हैं। ऐसा इनके सामने युद्ध नहीं लड़ना है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, अभी अभी खानवान बात करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो सेना थी वो युद्ध लड़ने से मना कर देती है, किसके विरुद्ध? राणा सांगा के। लेकिन राणा सांगा के को हराना जरूरी था बाबर के लिए, क्योंकि बाबर को यदि भारत के अंदर अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो राणा सांगा था। इसीलिए नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। कौन सा है? खानवा का युद्ध अगले महीने ही होता है। हाँ, अगले महीने ही होता है, यानी कि मार्च 1527 में होता है। किस किस के मध्य हो रहा है? तो एक तरफ तो है राणा सांगा वर्सेज बाबर, और इस युद्ध के अंदर जो विजेता रहेगा वो कौन है? बाबर है। राणा सांगा अपने साथ में पाती पेरवन प्रथा का इस्तेमाल करता है। पाती पेरवन प्रथा, इस पाती पेरवन प्रथा का मतलब यह था कि जितने भी राजपूत वगैरह जो भी सैनिक और राज्य हैं उन सभी के राजा इसी के झंडे के नीचे आकर के लड़ाई लड़ेंगे ताकि बाबर को इस देश से भगाया जा सके। तो ये पाती पेरवन प्रथा के तहत राणा सांगा युद्ध के मैदान में उतरते हैं। बाबर फिर भी जीत जाता है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में बारूद का पहली बार उपयोग, बारूद का या तोपखाने का प्रथम उपयोग। इधर सुनना, बाबर इस युद्ध को जीत तो जाता है, लेकिन इसको युद्ध से लड़ने से पहले मैंने कहा था इसकी सेना के अंदर क्या था? खौफ बैठ गया था। लड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। जब लड़ने के लिए ये लोग तैयार नहीं है तो इसको मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई बाबर ही मनाएगा अपनी सेना को। तो बाबर ने अपनी सेना को राजी करने के लिए इस युद्ध के लिए उसने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया युद्ध से पहले, ठीक है। इसके अलावा, जिहाद का नारा देने के अलावा शराब पीने से मना किया कि भाई भविष्य में कभी भी दारू नहीं पीऊंगा, ठीक है। और मदिरा के जो बर्तन वगैरह थे जिसमें वो पिया करता था उनको भी तोड़ देता है, ठीक है, कि भैया आज से ही दारू छोड़ी। चांदी के गिलासों में, इधर देखना, शराब पीने के लिए मना कर देता है। तो ये इसकी सेना कहती है भैया तू दारू छोड़, चाहे कहीं भी कर, मरना थोड़ी है, तेरे दारू छोड़ने से हमारे युद्ध का क्या संबंध है? तो कहता है कि चल दारू छोड़ दी। इसके अलावा एक सैनिकों के ऊपर कर लगा करता था, तमगा कर, वो भी हटा देता हूं। एक व्यापारिक कर हुआ करता था जो सैनिकों के ऊपर लगा करता था, कि इस कर को भी मैं हटा देता हूं। खैर यार, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे पैसे का क्या करेंगे? हैं? जब जिंदा ही नहीं बचेंगे पैसे का क्या करेंगे? तब फिर लास्ट में ये फुल एंड फाइनल कहता है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध सिर्फ मेरा और राणा सांगा का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है हिंदू और मुसलमान का युद्ध, ये युद्ध है इस्लाम के प्रचार का युद्ध, ये युद्ध है इस्लाम की सत्ता स्थापित करने का युद्ध, भारत के अंदर मुस्लिम धर्म को फैलाने का युद्ध है ये। इसी के अंदर जिहाद का नारा देता है। किसका नारा देता है? जिहाद का, कि ये युद्ध हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, मोहम्मद साहब के लिए, ईश्वर या अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, उनका आदेश है, इसलिए अपन ये युद्ध को लड़ रहे हैं। तो धर्म के नाम पे कोई भी होता है जोश भरी जाता है, ठीक है, आज भी बढ़ जाता है ना। तो वैसे के वैसे उस जमाने में भी जिहाद का जो नारा था वो देता है कौन? बाबर, ठीक है। अब सुनना,
ये युद्ध किसके विरुद्ध हुआ है? राणा सांगा। और राजपूत जितने भी सैनिक ज्यादातर हुआ करते थे, सारे के सारे कौन है? हिंदू है मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए सबके सब काफिर हैं। अब सबके सब ये काफिर हैं, इसीलिए इसने इस युद्ध के उपरांत गाजी की उपाधि धारण करी थी, काफिरों को मारने वाला। बाबर क्या हुआ? काफिरों को मारने वाला। इसीलिए इस युद्ध के उपरांत किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी की, जो मैंने पीछे लिखा दिया है, गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के पश्चात। तमगा कर, कर, टैक्स। ठीक है, ये लिखो एक बार, पीछे का लिख लिया था ना। हम्म, एक सेकंड। चौथा नंबर, खानवा कहां पे है? नहीं पता? अरे यार, और बताओ, और बताऊं? ठीक है, अब जा ढूंढ लीजिए। ठीक है ना? हाँ, ये लिख लिया क्या? अब इसके बाद में जो अगला युद्ध होता है वो है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तमगा कर बेटा व्यापारिक कर है जो सैनिकों पे लगा करता था। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, कौन से नंबर का? पांचवा है क्या? चंदेरी का युद्ध। ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, मालवा में। चंदेरी का जो युद्ध होता है किस किसके मध्य होता है? बाबर वर्सेज मेदिनी राय। मेदिनी राय, चंदेरी का राजा था मेदिनी राय, राजपूत था। उसके साथ में ये युद्ध होता है बाबर का। इसमें भी विजेता कौन रहता है? बाबर रहता है। और ये जो युद्ध होता है वो 29 जनवरी 1527 के बाद अगली तारीख कौन सी है? 28। ठीक है, कब होता है? 1528 के अंदर। सुनना मेरी बात, चंदेरी के युद्ध के पश्चात में बाबर के जो दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है हुमायूं और एक का नाम होता है कामरान। इन दोनों का विवाह जो होता है इसकी पुत्रियों के साथ में होता है। हाँ, अरे लेकिन दोनों का ब्याह हुआ है यार, चार थे तो क्या हुआ? दो ही बेटियां थी तो दो ही ब्याह करे यार, अब चार होती। बेटे चार हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, लेकिन उसकी बेटी दो ही थी तो दो इनका ही तो होगा, अब चार का कैसे होगा? द्रौपदी थोड़ी है। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट है छठवें नंबर पे, वो आता है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा का जो युद्ध होता है वो होता है आपका 1529, अप्रैल 1529। आवाज नहीं, अप्रैल 1529। सुनना मेरी बात, घाघरा का जो युद्ध होता है इसके अंदर अपन बात करें तो ये युद्ध होता है बाबर का वर्सेज जितने भी अफगानी बचे कुचे थे ना उनके मध्य में। ठीक है, बाबर और जो अफगानियां बच गए थे उनके मध्य में युद्ध होता है। अब सुनना एक बात और, जो चंदेरी का युद्ध हुआ है, इस चंदेरी के युद्ध में अभी थोड़े दिन बाद में अपन पढ़ेंगे, हुमायूं के जस्ट बाद में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है वो इस चंदेरी के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। शेरशाह सूरी अफगानी था। शेरशाह सूरी क्या था? अफगानी। फिर बाद में घाघरा का युद्ध होता है, ये किसके विरुद्ध हो रहा है? अफगानियों के विरुद्ध। तो इस समय पे जो शेरशाह सूरी सपोर्ट करेगा, मतलब युद्ध तो लड़ेगा इनकी तरफ से लेकिन बेमन से। ठीक है, युद्ध इनकी तरफ से लड़ेगा लेकिन बेमन से लड़ेगा। क्लियर है? इसमें तो बाबर की तरफ से लड़ता है, कुछ समय के लिए बाबर की सेना में भर्ती होता है शेरशाह सूरी, और उस समय पे बाबर की सेना को देख दाख करके कहता भी है कि एक ना एक दिन मैं इसको निपटा दूंगा, खुद राजा बनूंगा। ठीक है ना? तो वो कहता है कि भैया मुगलों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उनको आराम से देख दाख करके आया हूं, एक ना एक दिन भविष्य में उनको जरूर हराऊंगा। तो बाबर और अफगानियों के मध्य होता है। यहाँ पे भी विजेता कौन रहता है? बाबर रहता है, बिहार के अंदर। हाँ, नदी थे, छोड़ इनको छोड़, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, नदी है, नदी उसके तट पे है। ठीक है, अरे तो एक ही होती है कि भविष्य में पूरी दुनिया में और बहुत सारी नदियां हैं। हाँ, हाँ, इधर देखो, आवाज नहीं। तो अब याद कैसे रखना है युद्धों को? सबसे पहले पानीपत का युद्ध होता है क्या? पानी पिया, खाना खाया। ये बयाना को भूल जाए छोटा मोटा, इसमें बाबर खुद नहीं जाता है ना, बाबर खुद नहीं जाता इसलिए अपन इसको इग्नोर मार रहे हैं। इधर सुनो, 1526 में पानी पिया, अगले साल 1527 की बात है, खाना खाया। खाना खाने के बाद में चांदनी रात थी, चांदनी रात थी 1528 में, घाघरा पहन के सो गया। 1529 में घाघरा पहन के 1530 के अंदर मृत्यु। इधर देखना, ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को क्या हो जाती है? मृत्यु। सुनना मेरी बात, डेट कैसे याद रखनी है? पानीपत 26 में है, खानवा 27 में है, चंदेरी 28 में है, घाघरा 29 में है और मृत्यु 30 के अंदर है। ठीक है, तो लगातार है सीरीज भाई, याद रह जाएगा। पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घाघरा पहन के सो गया। ठीक है, ओके, लिखो, लिख लिया गया ये? लिखो तो लिखो।
ये तो बेचारी ट्रिक है, लेकिन हकीकत में इन्हीं के बाद में उत्तर मुगल काल में एक शासक आएगा जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। वो ऊपर कोट पहनता था, नीचे घाघरा ही पहनता था, इसीलिए उसको रंगीला भी कहते हैं। हाँ, रंगीला उपाधि है उसकी, रंगीला। आवाज नहीं, लिख लिया क्या ये? अरे लिख लिया क्या? ठीक है। आ, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जब बाबर मरता है, बाबर मरने के टाइम पे हुमायूं को बोल करके जाता है, बाबर जब मरता है तो हुमायूं को बोल करके जाता है कि भैया अब ज्यादा लंबा समय अपने पास नहीं है, मैं तेरे को बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, मेरे मरने के बाद में तेरे भाइयों की जो भी जिम्मेदारी है वो तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? मतलब मेरे मरने के बाद में जो मेरे बाकी बेटे हैं, तेरे जो भाई हैं, उन सबका तेरे को ही ध्यान रखना है। ये बात बोल करके जाता है बाबर। हुमायूं जो था एक, जैसे कि अपन कहते हैं, पिता के लिए पितृभक्त आदमी था, पिता की आज्ञा का पालन करता है, और पिता की आज्ञा का पालन करने के हिसाब से बाबर के जो 4 बेटे हैं उनके अंदर अपना साम्राज्य को बांट लेता है। बाबर के 4 बेटे कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हुमायूं, फिर आता है कामरान, फिर आता है अस्करी, और फिर आता है हिंदाल, ठीक है? हुमायूं खुद अपने पास में जो दिल्ली और आगरा वाला एरिया है वो रखता है, दिल्ली और आगरा। काबुल के अंदर, मैंने कहा था काबुल इन्हीं के अंडर में था, मुगलों के पास में था। काबुल के ऊपर किसी भारतीय राजा का जो शासन है वो या तो इससे पहले कुषाणों के टाइम पे था, जो कुषाण वंश अपन पढ़ते हैं, या तो उस जमाने के अंदर काबुल भारत का हिस्सा हुआ करता था, या फिर बाबर के समय पे काबुल जो है वो भारत का हिस्सा बन गया, क्योंकि काबुल से वो भारत के ऊपर कब्जा कर लेता, तो भारत के अंदर राजा जो है वही काबुल का राजा है, ठीक है? तो कामरान जो है वो काबुल और कंधार वाले एरिया के अंदर राजा रहता है, काबुल और कंधार, ठीक है? अस्करी जो होता है उसको संभल दिया जाता है, और जो हिंदाल है उसको अलवर दिया जाता है। इस तरीके से इसने अपना जो साम्राज्य मिलना चाहिए था हुमायूं को इतना बड़ा, उस पूरे साम्राज्य को डिवाइड कर दिया अपने भाइयों में, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं की सबसे बड़ी, बेटा खड़ा हो ना, मेरे को पता तू नहीं कर रहा, खड़ा तो हो, तू बात नहीं कर रहा इसीलिए मैं तेरे को आगे बुला रहा हूं, ठीक है? आ जा आगे, और उसके बाद आज के बाद बैठना मत, ठीक है? हाँ, अब थोड़ा सा शांति से पढ़ भी ले। तो 4 बेटे हैं, चारों में साम्राज्य बांट दिया, यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके बाद में इसके पास में ये जो भाई थे सारे सबके सबके कर्म ठोक थे। जब हुमायूं के जो भाई थे उसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था हुमायूं को, ये अपने ही भाइयों से इसको सपोर्ट नहीं मिलता है। इसी वजह से अपन देखते हैं कि हुमायूं 1530 से 40 तक तो राजा रहता है, उसके बाद 40 से लेकर के 55 तक शेरशाह सूरी का साम्राज्य आ जाता है, या उसके वंशजों का साम्राज्य आ जाता है, ठीक है? यानी कि सेकंड अफगानी साम्राज्य, जो कि पहले एक तो लोधी वंश था, और दूसरा अफगानी राजवंश जो आता है सूर वंश या शेरशाह सूरी वाला जो वंश है, ठीक है? क्लियर है? तो इसी के बाद अपन हुमायूं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हुमायूं, हुमायूं का जो कार्यकाल है उसको अपन ऐसे लिखते हैं, 1530 से लेकर के 1540, उसके बाद फिर से राजा बनेगा 1555 से लेकर के 1556। 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है? हुमायूं की चर्चा करते हैं। तो हुमायूं जो था एक विद्वान आदमी हुआ करता था, ज्योतिषी के अंदर विश्वास रखा करता था, 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहना करता था, ठीक है? इसकी एक बहन थी, बहन को पढ़ने से पहले अपन पत्नी के बारे में जान ले। पत्नी का नाम आता है हमीदा बानो। पत्नी कौन है? हमीदा बानो है। और एक इनकी बहन है, बहन कौन है? पत्नी हमीदा बानो है, बहन कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो हमीदा बानो है, ये जो इनका भाई था ना हिंदाल, उस हिंदाल का एक गुरु हुआ करता था, उसकी बेटी थी। कौन? हमीदा बानो। और जब 1540 के बाद में ये भटकता हुआ जाता है तो कुछ समय के लिए अपने भाई के पास में रुकता है। उस समय पे ये हमीदा बानो के साथ विवाह करता है। जिस समय पे हमीदा बानो के साथ विवाह करता है, हमीदा बानो की उम्र होती है 14 से 15 वर्ष, और 1508 में उसका जन्म होता है, और 1540-41 के आसपास की घटना है तो उसकी उम्र है 32 से 33 वर्ष, ठीक है? तो इतना दोनों के अंदर डिफरेंस था। हमीदा बानो के से एक संतान की उत्पत्ति होती है, उस संतान का नाम आता है अकबर। अकबर का जो जन्म होगा वो होगा 15 अक्टूबर 1542। कब होगा? 15 अक्टूबर 1542। पंजाब में जो पड़ता है आपका अमृतसर, यहीं पे राणा वीर साल हुआ करते थे। अमृतसर नहीं, अमरकोट है। अकबर का जो जन्म होता है अमरकोट के शासक है, अमरकोट लेकिन पंजाब के अंदर ही पड़ता था। अमरकोट के शासक वीर साल के साथ में, ये जो वीर साल है, इनकी शरण में जाता है कौन? हुमायूं। अपनी प्रेग्नेंट बीवी होती है हमीदा बानो, उसके साथ में, तो वहां पे इनको रहने के लिए जगह मुहैया कराई जाती है। वही अमरकोट के शासक वीर साल के घर पे ही जन्म किसका होता है? अकबर का। किसके साथ में? मतलब हमीदा बानो के मां के रूप में ना। बहन कौन थी? गुलबदन बेगम। हाँ, जो गुलबदन बेगम है, इसने हुमायूं की आत्मकथा लिखी है। इसने क्या लिखी है? हुमायूं की आत्मकथा। आत्मकथा, हुमायूं नामा।
तो अगर आपसे पूछ ले कभी हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो हुमायूं नामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। पत्नी क्लियर हो गई हमीदा बानो, बहन क्लियर हो गई, पुत्र क्लियर हो गया हुमायूं के। भाई मैंने इससे पहले बताई दिए, पापा जानते ही हो कौन है, पूरा खानदान पता चल गया। हाँ, तो हुमायूं के बाद अपन बात करते हैं कि जो हुमायूं था, इस हुमायूं ने मीना बाजार की स्थापना करी थी। मीना बाजार की स्थापना दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, दीन पनाह दुर्ग। दीन पनाह दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दीन पनाह दुर्ग के अंदर एक पुस्तकालय हुआ करता था, और ऐसा कहते हैं जो हुमायूं था ये एक नंबर का अफीमची था। अफीम खाया करता था, मतलब नशे में मस्त रहा करता था, लेकिन पढ़ने का बहुत शौकीन था। आप लोगों की तरह नहीं था। ये अफीम खाने के बाद में बढ़िया कंसंट्रेशन पावर के लिए लेता था इस्तेमाल, और उसके बाद बढ़िया तरीके से पढ़ता रहता था, है ना। और पढ़ने के बाद में एक बार होता क्या है, बगल में ही अजान हो रही होती है, तो अजान की जैसी आवाज आती है तो ये भागता हुआ जाता है। भागता हुआ जाता है तो सिड्डी पे से पैर फिसल जाता है, और सिड्डी पे से पैर फिसलने की वजह से गिर जाता है। गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 के अंदर, 26 जनवरी 1556 में। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं हुमायूं के लिए कि हुमायूं को अपने पिताजी से फूलों का ताज ना मिलकर के कांटों का ताज मिला, और ये हमेशा जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही एक दिन मर गया। ठीक है, क्योंकि देखो इसका जीवन जो है 1530 से 40 तक है, इसमें भी ये लड़ाइयां लड़ेगा। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके खिलाफ लड़ेगा। इसके अलावा शेरशाह सूरी इसको बहुत परेशान करके रखता है, उसके खिलाफ लड़ता रहेगा। बाद में 40 से लेकर के 55 तक 15 साल का निर्वासन पीरियड चलता रहता है। फिर वापस बाद में जीत करके आएगा, काबुल और कंधार पे से पहले जीतेगा अपने भाई से, उसके बाद में काबुल कंधार को जीतने के बाद में मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ेगा, और वहां से जीत करके आएगा, और 1555 में आएगा बेचारा आधे रास्ते में, मतलब 6 महीने बाद में, और 6 महीने का ही लगभग पीरियड रहता है, जनवरी में तो मर जाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा जीवन काल रहता है। मीना बाजार की स्थापना ये करवाता है, दीन पनाह दुर्ग का निर्माण कराता है, और इसी की सीढ़ियों से गिरकर मौत है। इसी की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु 1556 में। ठीक है, इसी की सीढ़ियों से गिरकर के क्या होती है, इसकी मृत्यु होती है। ये तो बातें क्लियर हुई। ठीक है, इसके बाद अपन बातें कर लेते हैं थोड़े से इसके सैन्य अभियानों की। इसको जो सबसे ज्यादा दिक्कतें थी वो थी किससे? शेरशाह सूरी से। चुनार का युद्ध 1532 में होता है। कब होता है? 1532 में। किस किसके मध्य हो रहा है? तो हुमायूं वर्सेज कौन है? शेर खां। यही शेर खां ही जो है वही बाद में शेरशाह सूरी बनेगा। अभी फिलहाल इसका नाम शेर खां है 1532 के अंदर। इसके अंदर जो विजेता रहेगा वो कौन है? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इस युद्ध को जीत जाता है। शेर खां सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद में कहता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा हुमायूं की, और अपने बेटा जो था इसका उसको हुमायूं के पास में एज ए बंदी रख देता है, एज ए गिरवी जमानत के तौर पर रख देता है कि देखो मैं आपका अंडर में रहकर के काम करूंगा, तब तक आपको विश्वास नहीं है तो मेरे बेटे को भी आप अपने साथ में रख सकते हो। तो हुमायूं इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाता है। ये उसको लगता है कि हाँ अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका बेटा अपने पास में है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शेर खां इस चीज को, इस संधि को सस्ते में नहीं लेता है। वो इस चीज को अपना अपमान समझता है, उसको अपना बेटे को गिरवी रखना पड़ता है, तो वो भीतर ही भीतर अपनी तैयारियां करता रहता है युद्ध के लिए। उसको कहीं ना कहीं ये था कि मेरे को इनको हराना है। ठीक है, तो इसके बाद में जो अगला युद्ध आता है वो आता है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध होता है ये होता है 26 जून 1539। कब होता है? 26 जून 1539। किस किस के मध्य हो रहा है? तो वही हुमायूं है, और हुमायूं के साथ में कौन है? शेर खां है। ठीक है, ये जो शेर खां है जब ये चौसा का युद्ध जीतता है तो चौसा का युद्ध को जीतने के बाद में अपनी उपाधि धारण करता है शेर शाह की। इसकी उपाधि धारण करता है शेर शाह की। इससे पहले इसकी उपाधि क्या थी? शेर खां की थी। असली नाम इसका फरीद हुआ करता था। ठीक है, फरीद से नाम पड़ता है शेर खां, और चौसा के युद्ध के बाद में नाम रख लेता है शेर शाह। क्लियर है? ये जो युद्ध होता है करमनासा नदी के किनारे लड़ा जाता है। करमनासा नदी के किनारे। और इस युद्ध के अंदर जो हुमायूं था इस नदी के अंदर डूबते डूबते बचता है। एक निजाम भिस्ती नाम का एक व्यक्ति होता है। निजाम भिस्ती ने इसकी जान बचाई। निजाम भिस्ती ने जान बचाई। ठीक है, इसीलिए जो ये निजाम भिस्ती है इसको ये वापस जाने के बाद में एक दिन का बादशाह भी बनाता है, और ये चमड़े के सिक्के चलाता है जो भिस्ती होता है वो। ठीक है, वो अपनी काम की बातें नहीं है। काम की बातें क्या है कि ये जो चौसा का युद्ध है वो कौन जीत गया है? शेरशाह जीत गया है, और इस युद्ध की डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध ही इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध। ठीक है, ये याद नहीं हो तो भी चलेगा, पर ये वाला युद्ध याद होना चाहिए हुमायूं के अंदर। ठीक है, तो चौसा का युद्ध याद रह जाएगा। कब हुआ था? 1539 में। ये वापस लौट जाएगा। निजाम भिस्ती जब इसको बचा लेता है तो आगरा की तरफ जाएगा। वहां पे अपने भाइयों से इनसे ये मदद मांगता है कि यार वो जो शेरशाह है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो प्लीज हेल्प मी। इसके भाई इसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। ये अपनी ही सेना को इकट्ठी करता है जितनी इसके पास बची कुछ रहती है। उस सेना को लेकर के ये फिर से युद्ध लड़ने के लिए जाता है। किससे? शेरशाह से। शेरशाह से जब ये युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो जो अगला युद्ध आता है उस युद्ध का नाम आता है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध।
बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और ये जो युद्ध होता है ये होता है आपका 17 मई 1540, अगले साल की बात है। कब की बात है? अगले वर्ष की बात है। 1539 में वो युद्ध था, 1540 में युद्ध है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस युद्ध के बाद में शेरशाह जो सूरी है वो वापस जीतेगा और वो अपना कब्जा कर लेगा दिल्ली और आगरा के ऊपर, ठीक है। और यहां से इसको निर्वासित जीवन निकालना पड़ेगा। तो 1530 से 40 इसका कार्यकाल था, तो 40 के अंदर इस युद्ध के बाद में ही ये निर्वासित जीवन जिएगा, याद रह जाएगा। तो बिलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध हो रहा है किस किस के मध्य हो रहा है? तो वापिस से कौन है? हुमायूं। और मैं यहां पे अब शेरशाह लिख सकता हूं क्या, क्योंकि उसने उपाधि धारण कर ली है, लिख सकता हूं। इसके अंदर भी विजेता कौन रहने वाला है? शेरशाह। हुमायूं यहां से भाग जाता है, मरा नहीं है, जिंदा है, भाग जाता है, यहां से भागता है, ठीक है। उसके बाद में अपने भाई के यहां पहुंचता है, कुछ समय के लिए भाई के पास रुकता है, फिर वापस इसको राजस्थान के अंदर एक शासक था जोधपुर का, मालदेव, नाम सुना होगा आपने, सुना है? मालदेव की तरफ से इसके पास में एक संदेशा भिजवाया जाता है कि आप चाहो तो हम आपको शरण दे सकते हैं। मतलब मालदेव जो था उसके पास में हुमायूं अपने एक आदमी भेजता है, बताता है उसको समाचार। तो मालदेव उसको कहता है कि आप हमारे राज्य में आ सकते हो, आपको परमिशन है, हम आपके लिए रहने खाने पीने की इनकी भी व्यवस्था कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सामने वाली पार्टी से भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब इसका जो आदमी था वापस रिटर्न होकर के जाता है हुमायूं के पास में, तो उसको सारी बातें कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे को मालदेव ने ये बातें बोली है, तो यार रहने के लिए इनके लिए आश्वासन दिया, सोने चांदी इनके लिए भी बोला है, बढ़िया से व्यवस्था कर दी जाएगी। तो लेकिन दिक्कत यह है कि जब मैं वहां बैठा हुआ था, इसका जो वो था राजदूत, वो कहता है वहीं पे शेरशाह सूरी का भी एक राजदूत आया हुआ था, तो मत कहीं से होगा कि झूठ माट परसों कह के बाद में मुकर जा रहा, बंदी बना करके दे दे शेरशाह सूरी के पास में। तो हुमायूं को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो इस वजह से हुमायूं क्या करता है, वापस लौट जाता है बिना मालदेव की हेल्प लिए। इसके बाद में अपनी बीवी जो होती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो अमरकोट पहुंचता है। अमरकोट में राणा वीर साल के यहाँ पे रुकता है, पत्नी को वहीं कुछ समय के लिए रोकता है, वहीं पे अकबर का जन्म हो जाता है। यहां से अमरकोट के बाद में ये चला जाता है ईरान वाली एरिया में। वहां पे ईरान का जो राजा हुआ करता था शाह, उससे इसने हेल्प मांगी। जो ईरान का शासक था वो, ये जो थे वो सुन्नी मत के हैं और वो सिया मत के थे। मुस्लिमों में दो धर्म चलते हैं, सिया और सुन्नी। तो ये तो कौन से धर्म का है? सुन्नी का। वो कौन से धर्म के हैं? सिया के हैं। तो कुछ समय के लिए ये सिया जो धर्म है उसको भी अपनाने की बातें बताई जाती है किसी न किसी के द्वारा। वहां का जो ईरान वाला शासक है वो इसको हेल्प करने के लिए बोलता है कि हाँ मैं तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो काबुल वाला एरिया है वो जीतने के बाद में तू मेरे को दे देगा। ये कहता है ठीक है। तो ईरान के शाह की मदद से ये काबुल में इसका भाई राज कर रहा है क्या? और उस समय पे जो अटैक होता है काबुल के ऊपर वापस हुमायूं के द्वारा, वो लगभग 1545 के आसपास में किया जाता है। कब किया जाता है? 45 में। और 1542 के अंदर जन्म होता है अकबर का, राणा वीर साल के यहाँ पे। इसके बाद में जो अकबर था उसको अपने भाइयों के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, मतलब किसके पास में? जो हुमायूं के भाई थे उनके पास में भेज दिया जाता है लालन पालन के लिए। बेटों से, छोटे से बेटों से क्या दुश्मनी, तो वो अपने भाइयों के पास में रख रखाव के लिए भेजा जाता है। वो ईरान चला जाता था। फिर जब ईरान से वापस आता अटैक करने के लिए काबुल के ऊपर, तो वहीं पे जब ये काबुल के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो जो अकबर था 2-3 साल का बेचारा छोटा सा बच्चा था, उसको इसकी तोपें नीचे से काबुल के ऊपर गोले बरसा रही थी। तो इससे बचने के लिए जो वहां पे अस्करी और जो कामरान था, ठीक है, और यहीं पे जो हिंदाल था वो भी वहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो जो ये कामरान था उसने इसके जो बेटा था अकबर, उसको किले की दीवारों पे उल्टा लटका दिया था कि ये बंदूक जो गोले आ रहे हैं ताकि वो उस गोले से बच सके, क्योंकि अपने बेटे के ऊपर तो गोला त्यागने से रहा। फिर भी गोले तो दागना बंद कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीत जाता है कौन? हुमायूं। अपने भाई को बंदी बना लिया जाता है, थोड़ा बहुत, मतलब बंदी तो नहीं बनाता है, ऐसे ही मतलब छोड़ देता है, ठीक है चल कोई बात नहीं। कुछ समय के लिए जीतता है, वापस ईरान जब जाता है तो वापस से गद्दारी कर देता है इसका भाई, कब्जा वापस कर लेता है काबुल के ऊपर, फिर अटैक करता है। सेकंड अटेम्प्ट में ये कहता है कि अब तू सुधरने वाला नहीं है, तो तेरी दोनों आंखें निकाल ली जाए। कामरान की दोनों आंखें निकाल करके हज यात्रा पे भेज दिया जाता है। इसी तरीके से इसका जो एक भाई था अस्करी, उसकी भी आंखें निकाल करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके इसने काबुल और कंधार वाला एरिया था उसको 1545-46 के आसपास में जीत लिया था, ठीक है। अब इसके बाद में ये फिर से लौट करके आएगा। 1545 में मृत्यु हो जाती है किसकी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में उसके जो वंश के जो बेटे वगैरह हैं वो राज करते हैं। उन्हीं के बाद में 1555 में वापस से आएगा। 1555 में अपन बात करते हैं तो मई का मंथ होता है। मई 1555 में एक युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, अफगानियों के मध्य में प्लस हुमायूं के मध्य में। ये जीत जाएगा हुमायूं। फिर अगले महीने ही मई के बाद में जून में 1555 के अंदर ही एक और युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। उसको भी कौन जीत जाएगा? हुमायूं। और उनको जीतने के बाद में दिल्ली और आगरा के ऊपर कब्जा कर लेगा। तो ये 3 युद्ध तो मैंने पढ़ा दिए हैं। 3 के बाद में वो काबुल कंधार वाला कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूं। 1545 में काबुल व कंधार पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में चौथा युद्ध की अपन बात कर लेते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है ये होता है मई 1555 में, ठीक है। किस किस के मध्य होता है? तो हुमायूं तो है ही, हुमायूं के साथ में अफगानी सैनिक होते हैं नसीब खां और तातर खां, ठीक है। विजेता कौन रहेगा? हुमायूं। इस युद्ध के अंदर हुमायूं के साथ में जो सपोर्ट करने वाला है वो बैराम खां भी है। इस युद्ध में कौन है?
बैराम खां भी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे से एक स्टोरी फिर वापस दोबारा आगे बताऊंगा। बैराम खां मच्छीवाड़े के युद्ध में था, ये याद रखना ना। आगे अपन जो बैराम खां की मृत्यु है वो इस युद्ध की वजह से ही होगी, क्योंकि मच्छीवाड़ा के अंदर एक व्यक्ति को मार देता है अफगानी को, उसी का बेटा बदला लेने के लिए बाद में बैराम खां को मारेगा। ठीक है, टाइम हो गया क्या? एक युद्ध और लिख लो फिर अपन आगे की बात करें। पांचवा है सर हिंद का युद्ध। सर हिंद का युद्ध, बस एक मिनट। सर हिंद का युद्ध, सर हिंद का जो युद्ध होता है ये जून में होता है 1555 के अंदर। सर हिंद का युद्ध भी किस किस के मध्य है? एक तो है हुमायूं वर्सेज, आपकी बार जो है वो सिकंदर सूर है। कौन है? सिकंदर सूर। इसमें भी विजेता कौन रहने वाला है? हुमायूं। ठीक है, इसके बाद दिल्ली व आगरा पर कब्जा, दिल्ली व आगरा पर कब्जा। ठीक है, और जनवरी 1556 में मृत्यु। कहां से होती है वो मैंने पीछे लिखवा रखा, दीन पनादुर की सीढ़ियों से गिर करके। हाँ वो सूर सूरी एक ही बात है, राजवंश एक।